प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य में संकलित प्रथम इकाई से संबंधित कवि चंद्रबरदाई से संबंधित है। उन्होंने अपना महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जा सकता है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में कुल 69 सर्ग हैं, अर्थात अध्याय हैं, जिसमें से आपके पाठ्यक्रम में एक अध्याय जिसका नाम है पद्मावती समय, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पद अर्थात कुल 8 पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। इस व्याख्यान से पूर्व हम पद्मावती समय के 5 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम पद संख्या 6 की व्याख्या करेंगे। पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहों दिस, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तस, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, कढ़त तेग मनो वेग लगत मनो बीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गिगन रगन मगन भई श्रोणधर, हर हर्षी वीर जग्गे हुलस हुरव रंगी नवरतवर। यह काफी महत्वपूर्ण पद है। अब हम इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कवित्व पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण खंड पद्मावती समय से अवतरित है। कवि चंद्रबरदाई ने इस कवित्व के अंतर्गत शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध में पृथ्वीराज के युद्ध कौशल का वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि ने इस युद्ध कौशल में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध में पृथ्वीराज न केवल वीरता प्रदर्शित करते थे, अपितु अपने पौरुष, उत्साह और वीर भाव के साथ साथ अपने सेना पर नियंत्रण आदि का भी स्पष्ट परिचय देते थे। कवि कह रहा है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और उनमें युद्ध होने लगा, तब पृथ्वीराज चौहान के चतुर्दिक युद्ध के नगाड़े घनघोर स्वर लहरी के साथ बजने लगे। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहों दिस, अर्थात जब
पृथ्वीराज चौहान युद्ध करने के लिए तत्पर हुए तो किस प्रकार वहाँ पर चारों दिशाओं से युद्ध के नगाड़े घनघोर स्वर लहरी के साथ बजने लगे। पृथ्वीराज चौहान के समस्त वीर और सामंतगण, सकल का कहते हैं समस्त सूर सामंत, समस्त वीर और सामंतगण उसी प्रकार अपने अपने पौरुष, अपनी अपनी शक्ति और युद्ध कौशल को याद करते हुए शत्रु पक्ष के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। सकल सूर सामंत समरी स्मरण किया बल जंत्र मंत्र तस। उन्होंने अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने पौरुष का स्मरण करके किस प्रकार वह शत्रु पक्ष पर प्रहार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ तत्पर हो गए। यहाँ पर कवि ने उस समय का युद्ध का वर्णन किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि रणभूमि में जिस तीव्रता और तेजी के साथ नगाड़े बज रहे थे, उससे उत्साह से परिपूर्ण समस्त वीर और सामंत योद्धा उतनी ही तीव्रता और तेजी के साथ अपनी समस्त शक्ति एवं युद्ध विषयक कुशलता के साथ युद्ध करने के लिए उतावले हो उठे। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, कढ़त तेग मनो वेग लगत मनो बीज झट घट। कवि चंद वर्णन कर रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब शत्रु की सेना को सामने देखा और अपने सैनिकों को उत्साह से परिपूर्ण देखा, तब उनका उत्साह और क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान अपने समस्त योद्धाओं को युद्ध के निमित्त तत्पर तथा अपने को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा जानकर न केवल क्रोध से भर उठा, अपितु क्रोधाविष्ट होकर तनकर अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी लगाम को वीर नट की भांति बड़ी कुशलता के साथ थाम लिया। जैसे कोई झपट्टा मारकर घोड़े पर सवार होता है और घोड़े की लगाम को अपने हाथ में कुशल योद्धा पकड़ लेता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान भी अपने घोड़े पर बिना विलंब किए उसी क्षण सवार हो जाते हैं। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई कुशल नट, वीर नट ने घोड़े की लगाम को अपने हाथों से थाम लिया हो। अभिप्राय यह है कि युद्ध करते समय एक हाथ से तलवार चलाना और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े उसे अपने संकेतों पर इधर उधर मोड़ते रहना विशेष कौशल की अपेक्षा रखता है। नट भी रस्सी पर अपने शरीर को साधकर हाथ में बांस पकड़कर जब चलते हैं, तब इसी प्रकार का कौशल प्रकट किया करते हैं। इसी समानता को लक्ष्य करके कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के उस कौशल की उपमा नट के कौशल से दी है। कढ़त तेग मनोवेग लगत मनो बीज झुट घट। कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वीराज लगाम के इशारे पर घोड़े को रण क्षेत्र में चारों ओर मोड़ते हुए युद्ध करने लगा। उसकी तलवार मनके से तीव्र वेग के साथ, सबसे अधिक वेग होता है मन का। कड़त तेग मनोवेग
लगत मनो बीज झुट घट। उनकी तलवार मनके से तीव्र वेग के साथ म्यान के बाहर निकली। संसार में मन को सर्वाधिक तीव्रगामी माना गया है। यहाँ मन से तलवार की तेजी की उपमा देने से कवि का अभिप्राय यह है कि पृथ्वीराज ने पलक झपकते ही तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया। जब पृथ्वीराज ने तलवार खींची तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेघ घटा में बिजली चमक गई हो। लगत मनो बीज झट घट। बीज यानी बिजली, घटाओं के अंदर बादलों के बीच में कोई बिजली चमक गई हो। यहाँ काली म्यान मेघ घटा के समान और चमकीली तेज तलवार बिजली के समान है। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि पृथ्वीराज की तलवार मन की सी तीव्र गति के साथ म्यान में से बाहर निकलकर शत्रुओं के शरीरों में उसी प्रकार घुसने और निकलने लगी जैसे बिजली बार बार चमकती और कड़कती हुई बादलों को विदीर्ण करती रहती है। थकी रहे सूर कौतिक गिगन रगन मगन भई श्रोण धर। हर हर्षि वीर जग्गे हुलस हुरव रवि नव रत्वर। पृथ्वीराज की ऐसी अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल रूपी कौतुक को देखकर, आश्चर्य को देखकर सूर्य ऊपर आकाश में स्तंभित सा हो। थकी रहे सूर कौतिक गिगन, गिगन अर्थात गगन आकाश में, सूर्य यानी सूर्य। तो पृथ्वीराज की ऐसी अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल रूपी कौतुक को देखकर सूर्य ऊपर आकाश में स्तंभित सा हो, आश्चर्यचकित सा हो, आगे चलना भूलकर एक ही स्थान पर खड़ा का खड़ा रह गया। वहां युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं का इतना खून बहा, रगन मगन भई श्रोण धर। वहां युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं का इतना खून बहा कि वहां की सारी धरती खून में डूब गई, खून से लथपथ हो गई। चारों ओर खून ही खून दिखाई देने लगा, अर्थात वहां खून की नदी सी बहने लगी। युद्ध के इस दृश्य को देखकर हर हर्षि वीर जग्गे हुलस हुरव रंगी नवरत्वर। युद्ध के उस दृश्य को देखकर शिव के वीर हर्षित हो उल्लास से भर उठे और उत्तेजना के कारण उनके मुख नए लाल रंग से भर गए तथा वे हुंकार करने लगे। भाव यह है कि युद्ध की उत्तेजना के कारण उनके मुख लाल हो गए और उनके मुख से हुंकार के शब्द निकलने लगे। प्रस्तुत वर्णन में कवि ने सुंदर उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग कर युद्ध एवं पृथ्वीराज की वीरता का चित्रोपम वर्णन किया है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की युद्ध कुशलता, उनका रण कौशल, युद्ध के प्रति उनका जो समर्पण है, उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही अपने सामने शत्रु पक्ष की सेना को देखा तो वह तत्काल एक वीर नट की भांति, एक कुशल नट की भांति अपने घोड़े पर सवार हो गए और शत्रु पक्ष पर प्रहार कर उनको मारने काटने के लिए तत्पर
हो गए। इस प्रकार आज का यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।